स्टार्ट करता हूँ वेक्टर। ओके सर, वेलकम, स्टार्ट कीजिए सर जी। ओके, हाँ, थैंक यू सर। स्टार्ट कर दिए। सर अच्छा, वेक्टर देखो। किसी बच्चे को कुछ जानना होगा, वो अनम्यूट करके बोल देगा। जी सर, हाँ 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 हाँ, जरूर। आप शुरू कीजिए सर जी। हाँ, तो वेक्टर मान लो कि मैं इधर हूँ ए पॉइंट में और हमको कहा गया कि तुम 10 मीटर चलो, 10 मीटर आगे बढ़ो या 10 मीटर चलो। तो हम तो सबसे पहले पूछेंगे, ठीक है भाई, जाऊंगा तो 10 मीटर, लेकिन किस दिशा में? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ? किस तरफ हम जाएंगे? तो ये है ना, तो डायरेक्शन जरूरत हो जाता है। तो हमको कहा गया कि तुम ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चलो। तो ये हो गया ना एक डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट। ये तो हम लोग का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा होता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने में डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। तो कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसा टर्म्स आ जाता है जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। हाँ, देखो, एनर्जी, एनर्जी में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इतना कैलोरी हीट, ठीक है ना, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन कुछ फोर्स, फोर्स किस तरफ लगाया तो उसमें डायरेक्शन आ जाता है। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में क्या क्या चीज होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, ये मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं, प्लस नहीं। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है एक नंबर इंटू यूनिट। ओके, नंबर इंटू यूनिट होने से वो होता है मैग्नीट्यूड। तो ये तीनों चीज जब मिल जाता है तब बनता है वेक्टर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है वेट, वेलोसिटी, एक्सेट्रा, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेट्रा, ये सब है वेक्टर। तो तुमको कहा गया कि भाई ये करंट, हाँ, ये करंट I इक्वल टू 5 एम्पियर, ये करंट चल रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन जी में सर। करंट चल रहा है। तो ये क्या वेक्टर है? नहीं, ये वेक्टर नहीं है। हाँ, करंट इज नॉट ए वेक्टर। करंट, मैं इलेक्ट्रिक करंट के बात कहता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर। इसका डायरेक्शन है भी, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, बिकॉज एडिशन of current does not require any special rule of वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करने का एक दो तरीका होता है। तो ये जो तरीका है, इस तरीका से करंट को ऐड किया नहीं जाता। एक तार से 5 एम्पियर आता है, दूसरा तार से 3 एम्पियर आता है, तो दोनों मिल के 8 एम्पियर होके किसी तीसरा तार में चला जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सिर्फ डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो वेक्टर के लिए तो एडिशन का कुछ प्रोसेस होगा, उसी प्रोसेस से इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यस सर। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया, ये भी जैसे कि ऊपर में किया था, इसको ऊपर एक तो नाम लिख दिया, ए पी, पी है वेक्टर। तो पी वेक्टर क्या है? ए बी, ठीक है ना। तो ए बी जी इसका सर। पूरा नाम है, ये है कॉल नेम। तो ये पी वेक्टर इक्वल टू ए बी, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसका जो लेंथ है, इस जी लेंथ से मैग्नीट्यूड का पता चलता है।
और ये एरो से डायरेक्शन आ जाता है। तो एक एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अच्छा, Yes, sir. इक्वल वेक्टर्स कैसा है? इक्वल वेक्टर्स ऐसा होता है कि एक मान लो ये एक वेक्टर है ए बी और ये वेक्टर है सी डी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर। एक्चुअली दे आर आइडेंटिकल वेक्टर, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। हाँ, क्योंकि Yes, sir. इसमें थोड़ा फर्क है। ये देखो, एक फोर्स को मैंने इधर लगाया तो ये स्ट्रेट जाने लगा, लेकिन ऊपर लगा दिया तो ये पलट गया। तो वेक्टर किस पॉइंट में काम कर रहा है इसी के हिसाब से लेना पड़ता है। हाँ, उसको कहते हैं सेंस ऑफ द वेक्टर। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये इस पॉइंट से अप्लाइड होता है, ये इस पॉइंट से अप्लाइड होता है। अगर ये फोर्स है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होने से इसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। इसलिए दो वेक्टर दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल वेक्टर, बट फॉर आवर पर्पस वी कैन टेक देम एज इक्वल वेक्टर। ओके, Yes, sir. तो हाँ, तो अभी रिजल्टेंट वेक्टर को जानना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर ये क्या है? दो चार वेक्टर मिलके जो काम करता है, अगर कोई वेक्टर अकेला वही कर दिया तो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो कि हम ए से बी चला गया, बी से हम सी चला गया और सी से हम डी चला गया। तो ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, हम एक डायरेक्ट ए से डी डायरेक्ट हम जा सकते थे। तो ये जो एडी है, एडी ये तीनों वेक्टर को जुड़ने से एडी आता है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। इसका मतलब है ये तीन डिस्प्लेसमेंट करके जो होता है फाइनली ये एक डिस्प्लेसमेंट में सेम रिजल्ट आता है। तो ये तीनों का ये है रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर मिलके जो काम करता है, अगर एक सिंगल वेक्टर वही काम कर देता है तो उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आप चलो वेक्टर एडिशन का रूल, हाँ, तो सबसे पहले आता है ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल तो इसमें क्या होता है, मान लो कि ये इधर हम ए से बी तक चला गया और बी से हम सी तक चला गया, ठीक है। तो ये एक सिंगल वेक्टर है जो ये दो डिस्प्लेसमेंट का बराबर काम कर देता है, ए सी, ठीक है ना। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है ए से शुरू होके बी में ये शेष होता है और बी से स्टार्ट होके सी में आ जाता है। तो इसको मान लो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले सकता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो रिजल्टेंट है ये उल्टा होगा, ये क्लॉकवाइज हो गया। हाँ, ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर का है। ये जो थर्ड वेक्टर ये है ऑपोजिट ऑर्डर का। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो वेक्टर, हाँ ये पी एंड क्यू, ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है टेकन इन ऑर्डर। देन द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ये है ऑपोजिट ऑर्डर। हाँ, तो थर्ड वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर will represent their resultant in magnitude and direction. Okay, तो हम लोग सिमिलर वेक्टर ऐड कर सकते हैं, ये P and Q, तो R is the resultant, R equal to P plus Q। हाँ, तो ये देखो एक ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि R equal to P plus Q, मैग्नीट्यूड को ऐड करने से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सब यही बताते हैं कि ये दो वेक्टर मिल के जो काम किया, ये सिंगल वेक्टर वही काम कर दिया।
दोनों वेक्टर मिलके क्या किया, एक पार्टिकल को ए से सी तक ले आया। तो ये आर वेक्टर वही काम खुद कर सकता है, तो ये हो गया उसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं तो मुंह से बोल दिया है, वो सुन के तुम लोग लिख सकते हो। हाँ, और इसका डेफिनेशन तो किताब में है, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा खुद लिख लेना या किताबों से भी लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि डेफिनेशन लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा जी और सर, हम जी लोग के सर, पास टाइम कम है, इसलिए जी हम सर। डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, हाँ, थैंक यू। तो अब हम लोग सीखते हैं कि पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर क्या है। हाँ, यस सर। पैरेललोग्राम रूल। हाँ, तो वो ट्रायंगल रूल है, ये है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर। तो ये क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम रूल कहते हैं, अच्छा मान लो इधर एक बॉडी है, हाँ, इसको तो इस तरह से फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाया, ये किस तरफ चलेगा, ना इधर चलेगा ना इधर चलेगा, बीच का कोई डायरेक्शन में ये चलेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा रिजल्टेंट मोशन। ओके, रिजल्टेंट मोशन इस तरफ आएगा, हमने इधर एक फोर्स लगाया इधर एक फोर्स लगाया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम रूल वही बताते हैं कि अगर एक बॉडी का ऊपर इस तरफ से p वेक्टर काम किया और इस तरफ से q वेक्टर काम किया, तो दोनों का रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ये हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये जो डायगोनल है, हाँ, इस डायगोनल इसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये इधर हो गया जी r सर। इक्वल टू p प्लस q। हाँ, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर देखो ट्रायंगल रूल से भी ये आता है, कैसे कि ये वेक्टर हम लोगों ने इक्वल वेक्टर सीखा, ये q एंड ए, तो ये दोनों तो सेम होगा ना, ए भी q हो जाएगा। तो अब देखो p प्लस q इक्वल टू r, ये सेम ऑर्डर था या अपोजिट ऑर्डर था, तो ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल सेम है। तो कुछ कुछ कोई कोई टीचर ये ट्रायंगल रूल से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन मेरा ट्रायंगल रूल अच्छा नहीं लगता है, मैं पैरेललोग्राम रूल से प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और कभी कभी ट्रायंगल रूल भी यूज करता हूँ, लेकिन पैरेललोग्राम रूल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आप पूछोगे सर ये क्यों? ट्रायंगल रूल, हाँ जी, हाँ सर, हाँ, ये ये जो पैरेललोग्राम ही बढ़िया क्यों हो सकता है सर? हाँ, तो ये क्यों क्यों मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें देखो P और Q के जो इसके बीच में जो एंगल है वो डायरेक्टली दिखाई देता है इधर से, लेकिन ट्रायंगल रूल में दिखाई नहीं देता। ट्रायंगल रूल में क्या होता है, ये मान लो ये P है और ये है Q, हाँ, तो ये है R, तो ये P और Q का बीच में एंगल क्या है, ये इसका बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि ये है टूवर्ड्स दिस पॉइंट एंड Q है अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा लेने में ये दोनों का बीच का एंगल नहीं आएगा, इसको बढ़ा दो, तो ये है इस तरफ P का, अगर हम इस तरफ P को सोचेंगे तो ये भी आउटवर्ड ये भी आउटवर्ड, तो ये आ जाता है ये दोनों का बीच का एंगल। इधर भी देखो ये P एंड Q का बीच का जो एंगल वो सीधी तरह से दिखाई देता, लेकिन अगर तुम ट्रायंगल रूल ले लोगे तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये जो बाहर का एंगल है ये इस दोनों का बीच का एंगल को दिखाता है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं
ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ये पैरेललोग्राम रूल लेके करता हूँ, ठीक है। जी सर। हाँ ना, तो इसके बाद है पॉलीगॉन रूल। हाँ, पॉलीगॉन रूल क्या है? पॉलीगॉन रूल सॉरी। अच्छा, मान लो कलकत्ता में आए हैं, रास्ता घाट मालूम नहीं है, किसी टैक्सी में चढ़ बैठे, तो टैक्सी वाला क्या करेगा? तुमको जाना है इधर, हाँ, वो पहले इधर लेके चला जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, हाँ, फिर जाके इधर आएगा। तुमको लगेगा भाई कितना दूर है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से तुम यहाँ डायरेक्टली जा सकते हो। तो ये कुछ वेक्टर, हाँ, if we can represent number of similar vectors, okay, number of similar vectors along the sides of an open polygon। जब मैंने इसको ओपन रखा है तो ये बन गया ना ओपन पॉलीगॉन। तो कुछ वेक्टर्स हमने इधर इस ओपन पॉलीगॉन में दिखाया है, हाँ, तो सब टेकन इन ऑर्डर। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, सब एंटी क्लॉकवाइज है। तो देन द क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। ये है क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये इस तरफ है, ठीक है ना, ये इस तरफ। तो ये हो गया क्लोजिंग वेक्टर। तो ये रिप्रेजेंट करता है ये जो पी क्यू आर एस, ये चार वेक्टर का रिजल्ट है, आ जाता है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। हाँ, ये चार वेक्टर ऐड करके ए आ जाता है। कैसे आता है देखो, हम ये इसको अगर जोड़ देंगे तो बाई ट्रायंगल रूल हम इसको पी प्लस क्यू ले सकते हैं, इसके साथ ये जोड़ देंगे तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर मिला के इसको बनाया, तो p प्लस क्यू के साथ r भी जुड़ गया, तो p प्लस क्यू प्लस r आ गया ये वेक्टर। आप देखो p प्लस क्यू प्लस r है ये, इसके साथ s जोड़ दो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाय ट्रायंगल रूल वी हैव प्रूव्ड द पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर्स। हाँ, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं? कहते हैं कि इफ ए नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स be represented in magnitude and direction by the side of an open polygon taken in the same order, then the closing side taken in opposite order represents their resultant in magnitude and direction, ठीक है ना। नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर, ये फोर्स होने से हर वेक्टर फोर्स होना चाहिए, ए डिस्प्लेसमेंट होने से हर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये ऑल वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, and represented by the sides of an open polygon. The closing sides taken in opposite order represent their resultant, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, वो जो पैरेललोग्राम रूल है वहां से हम लोग सीखेंगे कि अगर दो वेक्टर आपस में इंक्लाइन होके काम करता है तो उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू इंक्लाइंड वेक्टर, resultant of two inclined vector। तो ये मान लो तो वेक्टर ये एक वेक्टर है ओ ए, इससे हम पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर है क्यू ओ बी, से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा ओ सी, ठीक है। तो ओ सी दोनों का रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट करेंगे।
दोनों का बीच में एंगल है मान लो अल्फा। तो हमने क्या किया, ये OA को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, हाँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम D लेते हैं। तो ये एंगल अल्फा होने से A भी अल्फा हो जाता है। तो अगर AD का वैल्यू हम लोग लेते हैं AD डिवाइडेड बाय AC करने से होता है, देखो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा आ जाता है। तो AD इक्वल टू AC कॉस अल्फा, लेकिन AC और OB का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इधर हम OB लिख दिया, OB कॉस अल्फा। तो AD इक्वल टू आ जाता है, OB का मतलब है Q, तो Q कॉस अल्फा हो जाता है, ठीक है ना। इधर हम वेक्टर साइन दे नहीं सकते क्योंकि AD इस तरफ कम कर रहा है और Q इस तरफ कम कर रहा है। तो इक्वल टू साइन देने से दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसलिए हम इधर वेक्टर साइन दे नहीं सकते। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जी। Q cos अल्फा और AD का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे हम जी CD सर। डिवाइडेड बाय AC करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। तो CD आ जाता है AC साइन अल्फा, AC का मतलब OB है, तो OB साइन अल्फा, तो OB का मतलब Q है, तो Q साइन अल्फा। हाँ, तो ये हमने करके रखा है। तो आप देखो वो जो ट्रायंगल है OCD, हाँ, OCD ट्रायंगल में ये तो नॉर्मल है, तो हम लोग पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OCD वी हैव, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस CD स्क्वायर। तो ये जो OD है, OD को हम OA प्लस AD लिख सकते हैं, प्लस CD स्क्वायर। तो अब देखो OC तो R जो रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, R स्क्वायर हो गया, हाँ। अब OA देखो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया P। और ये AD जो मैं पहले निकाल के रखा, AD इक्वल टू Q cos अल्फा, Q cos अल्फा इसका स्क्वायर, प्लस CD क्या है, CD है Q sin अल्फा इसका स्क्वायर। तो ये आ गया P स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ, इधर से cos स्क्वायर अल्फा आता है और ये टर्म से sin स्क्वायर अल्फा आता है। तो ये हो गया P स्क्वायर, ये तो Q स्क्वायर बन गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू है 1, तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos अल्फा। तो R का ये R स्क्वायर से ये है रिलेशन, हाँ। इस रिलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जी सर। पूछते हैं कि R तो वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ये एंगल थीटा को हम लोग निकाल देते हैं, हाँ, ये एंगल थीटा। तो अब थीटा तो डायरेक्टली निकल नहीं सकते, हम लोग tan थीटा निकालते हैं, हाँ। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा देखो CD परपेंडिकुलर बाई बेस CD बाई OD। तो CD तो हम लोग को मिला है Q sin अल्फा, और OD देखो इधर OD आ गया, OD P प्लस Q cos अल्फा आ गया, तो P प्लस Q cos अल्फा। तो यह से ये tan थीटा, तो tan थीटा निकालने से हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि हाँ रिजल्टेंट देखो P के साथ इतने एंगल में काम कर रहा है, ठीक है। ये है एक फॉर्मूला। तो अब देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाल लिया है, हाँ, ये
आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर पी क्यू कॉस अल्फा। तो इसमें देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, आर इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन कॉस अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है 1, तो कॉस अल्फा मैक्सिमम, तो आर मैक्स इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, क्योंकि कॉस अल्फा 1 हो गया, इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया ना पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो जी सर। आर मैक्स का वैल्यू आ गया पी प्लस क्यू। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम करता है, एक वेक्टर इस तरफ ये है पी और एक वेक्टर क्यू ये भी इस तरफ काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट इतना आएगा, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, तो यस सर। अब आर का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, देखो आर इज मिनिमम व्हेन कॉस अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, cos alpha equal to -1, that is when alpha equal to 180 डिग्री। तो r is minimum, तो r मिनिमम इसका स्क्वायर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू, क्योंकि कॉस अल्फा का वैल्यू -1 है, तो ये बन गया पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो आर मिनिमम का वैल्यू आता है पी माइनस क्यू। तो एक वेक्टर इस तरफ है, मान लो ये है पी, और एक वेक्टर इस तरफ है, हाँ ये मान लो जी सर। इसका वैल्यू यहाँ से इतना था क्यू, ये तो रिजल्टेंट कितना आएगा, पी से क्यू को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जी। जाएगा रिजल्टेंट इस दिशा में, ये है आर, इसका मतलब है ये जो है ये है माइनस क्यू, सॉरी ये है क्यू। तो ये पी इस तरफ और क्यू इस तरफ, तो रिजल्टेंट आ जाता है पी माइनस क्यू। दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री यस सर। एंगल आ गया। हाँ, तो हम लोग ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल लिया जब दो वेक्टर आपस में अल्फा एंगल में काम कर रहा है। ठीक है, तो यस सर। एक इजी प्रॉब्लम ले लेता हूं कि एक प्रॉब्लम जब मैं लिख देता हूं, हाँ, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड C plus Q and C minus Q act at an alpha such that the resultant is root over of 3p square plus q square। ओके, फाइंड अल्फा पूछा है, अल्फा निकालो, ये दो वेक्टर एक p प्लस क्यू और एक p माइनस क्यू। तो हम लोग का फॉर्मूला है, जी सर। देखो आर स्क्वायर, हाँ सर, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा। तो इधर आर का वैल्यू है, ये स्क्वायर करने से रूट चला जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा टी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये पी का जगह क्या लेंगे हम, पी प्लस क्यू लेते हैं, पी प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू के जगह हम पी माइनस क्यू लेते हैं।
प्लस ट्वाइस ये दोनों का प्रोडक्ट पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये है 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों p² प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू, ये p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू, तो ट्वाइस पी क्यू कट जाएगा, तो यहाँ से p², यहाँ से p², 2p² हो गया और 2q² भी आ गया, 2pq कट गया, तो प्लस 2 इंटू ये देखो ये a प्लस बी माइनस बी, तो p² माइनस क्यू² आ गया कॉस अल्फा। तो जी अब सर। ये इसको हम इधर ले जाएंगे, 3p² माइनस 2p², ये बन जाएगा p² और ये q² को इधर लाने से माइनस 2q² आएगा, तो माइनस q² रह जाएगा, ठीक है। तो ये है 2p² माइनस q² इंटू कॉस अल्फा। हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये दोनों p एंड q नॉट सेम, ओके, p² नॉट इक्वल टू q², ऐसा होने Yes, से sir. हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर इधर तो 1 रह गया, इसको इस तरफ लाने से 1 रह जाएगा, तो कॉस अल्फा आ जाता है हाफ, इसका मतलब है कॉस 60 डिग्री, तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, Yes, sir. ये एक प्रॉब्लम किया, तो चलो फिर हम दूसरी थ्योरी में जाते हैं। वेक्टर में बहुत सारी थ्योरी है, हाँ, मैथमेटिकल, तो अब और क्या थ्योरी है देखते हैं। हम लोग वेक्टर को ऐड किया, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, तो अब सीखेंगे हम लोग वेक्टर का जी। सब्ट्रैक्शन, ओके। किसी तो किसी subtraction- बच्चे को कुछ पूछना हो पूछ सकता है, किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ न समझ में आया हो। जी सर, चलिए। हाँ, तो सबसे पहले हम अगर ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो कैसे, हाँ, तो बाय ट्रायंगल रूल, ओके। तो मान लो कि ये एक वेक्टर है p, हाँ, और यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, ये है q, हमको निकालना है p माइनस q, ठीक है। तो ये तो p और ये है प्लस q, तो माइनस q कहाँ से आएगा, इसको अगर हम इस पॉइंट से बाहर की तरफ कर देंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है इसलिए माइनस, तो अगर हम इसको जोड़ दिया तो ये दोनों का रिजल्टेंट ए बन गया ना, आर। तो देखो आर इक्वल टू क्या आता है, आर इक्वल टू पी प्लस ऑफ माइनस क्यू, तो बन गया ना पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो पी और क्यू के बीच में एंगल है, इसको इस तरफ करने से ये आ जाता है अल्फा, तो ये एंगल हो जाता है पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड वो पैरेललोग्राम रूल से निकालेंगे, तो ये दोनों का बीच में एंगल आ जाता है पाई माइनस अल्फा। हाँ, तो अब मैं पैरेललोग्राम रूल दिखाते हैं। हाँ, ये क्यू है, ये है माइनस, ये दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ठीक है, बाई ट्रायंगल रूल। तो चलो हम लोग बाई पैरेललोग्राम रूल इसको देखेंगे, ठीक है।